Hello friends, this is Pratik Kumar Singh and welcome to our channel Point Out Study After। 2000 years later. तो इस वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, वो भी वन शॉट में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो। So our first chapter is chemical reaction and equation of class 10th। ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री की हिस्ट्री का एक बुनियाद है। बोलें तो जो आपकी केमिस्ट्री चालू होगी वो सबसे ज़्यादा इसी पर बेस्ड है। तो हम अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ख़ास बात ये है कि हम अपना एनसीईआरटी से ही करेंगे। जो आपको फर्स्ट पेज पे जो उसमें जो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं उसमें मतलब आपको जो मेन चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है वो है ये जो मैं आपको अभी इंगित कर रहा हूँ वो। इसमें क्या है कि इसमें आपको अभी एक मैं रिएक्शन कराऊंगा, लेकिन रिएक्शन आपको मैं नीचे कराऊंगा तो इसमें आपको यही समझ में नहीं आएगी, बट आप देखिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का कम्बस्टन। अब आपको पता होगा कि कम्बस्टन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो मैग्नीशियम का आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि Mg होता है, तो Mg प्लस अब कम्बस्टन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो O2। अब जब ये रिएक्शन होगी तो इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इस साइड में लिखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अब जो रिएक्शन होगी हमारी वो होगी MgO। अब इसको हम करेंगे बैलेंस, तो 2 Mg हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करनी पड़ती हैं क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होती हैं। तो अभी आपको मुझे पता है समझ में नहीं आई। चलिए नीचे चलते हैं। वहाँ पर हाँ एक और चीज़ दे रखी है कि यहाँ पर कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं। जैसे कि मिल्क को अगर हम छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे समर्स में तो क्या होगा, तो दूध ख़राब हो जाएगा। वैसे यहाँ पर दे रखा है तवा वाला है, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है, खाना बनता है, इसमें सब केमिकल रिएक्शंस बनती हैं और हम रेस्पिरेशन करते हैं, उसकी प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। चलिए नीचे आते हैं। इसमें आपको एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, तो मैं आपको इस एक्टिविटी में एक ही चीज़ बता देता हूँ, वो आपके काम के लिए है, और वो है लीड नाइट्रेट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लीड नाइट्रेट यहाँ पर लिखा है। इसका फार्मूला आप नोट कर लीजिए, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको आप ज़रूर नोट करिए क्योंकि ये बहुत ही मेन फार्मूला है, बहुत काम आता है। इसकी भी रिएक्शन होगी वो हम करेंगे बाद में, क्योंकि अभी आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। मेरे समझ से मैं क्या करता आपको पहले रिएक्शन ही समझा देता। चलो लेट्स स्टार्टेड विद अवर केमिकल इक्वेशंस जो आपके सामने अब आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हमने जो आपको इसमें लिखा भी है कि एक्टिविटी 1.1 में जो हमने आपको कराई है कि कैसे मैग्नीशियम रेवन को जब हम बर्न करते हैं कम्बस्टन होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अब जो हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले उसको लिखते हैं वर्ड्स में, जैसा कि यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हम इसका ही तो कर रहे थे। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट साइज में बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको लिखेंगे प्रोडक्ट में। अब जो सबस्टेंस जो उसमें जाते हैं केमिकल रिएक्शन में उनको हम बोलते हैं, जैसे उसमें जा रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो ये रिएक्टेंट्स हैं, और जो नया सबस्टेंस से प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, जो आपको सब मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद इन जैसे हम रिएक्टेंट साइड में एक प्रोडक्ट को अलग लिखते हैं एक अलग लिखते हैं, तो मैग्नीशियम अलग और ऑक्सीजन अलग, इनको अलग लिखने के लिए हम प्लस का यूज़ करते हैं। और जो प्रोडक्ट साइड में हमारा बनता है उसको हम एरो से दिखाते हैं। ये कॉमन बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब आते हैं अपनी केमिकल इक्वेशंस पे। 9th क्लास में आपने 1 से लेकर 20 तक तो एलिमेंट्स के नेम्स पढ़ ही लिए होंगे, तो ये आपको यहाँ पर मदद करेंगे केमिकल इक्वेशन बनाने में। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम ये लिखा है Mg, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो MgO बनेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन इसको करना पड़ेगा अभी बैलेंस, क्योंकि हम नीचे देखो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। और ये जैसे कि मैंने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती हैं।
सो इसके बाद इसको हम कर रहे हैं बैलेंस। तो ये MgO लिखा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 और Mg के आगे भी 2। तो ये हमारी हो जाएगी बैलेंस, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों इक्वल हैं। आगे चलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। यहाँ पर आपको मतलब ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है ब्रैकेट बना के, लेकिन आपको अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी आ जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट लिखे हैं, ये अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं वो अलग अलग लिख दिए। अब एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, जैसे यहाँ पर तो ये सब इक्वल हैं, तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। अब इसके बाद एक और किया है इन्होंने, Fe+H2O, Fe3O4+H2। अब यहाँ पर Fe3 है यहाँ, लेकिन Fe एक ही है, H2 भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, वो यहाँ पर इन्होंने नीचे किया हुआ है। आप इसको अगर बुक से थोड़ा रीड कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा नीचे। अब केमिकल रिएक्शन आपने सीख ली होंगी कि कैसे लिखते हैं, क्या होता है। अब केमिकल इक्वेशन जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं अलंकार, वैसे ही यहाँ पर होते हैं सिंबल्स इनके, क्योंकि इनके फिजिकल स्टेट्स भी बताते हैं कि ये कौन से स्टेट पे कैसे होते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि H2 गैस पे है, जब H2 लिक्विड पे होगा तो ये रिएक्शन चेंज हो जाती है, तो ये सब होता है। तो यहाँ पर इसकी दी गई है, तो यहाँ पर जो आयरन आपने पढ़ा है वो क्या कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो ऐसा है, गैस होता है, जैसे वाटर की स्टीम को हम डिनोट करते हैं, जब H2O के साथ G हो तो उसको स्टीम माना जाता है, स्टीम मतलब भाप। उसके बाद जो प्रोडक्ट साइड में मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, वो सॉलिड है, और हाइड्रोजन निकलेगी वैसे भी गैस की फॉर्म में। उसके बाद उसमें हम यूज़ करते हैं कुछ कैटलिस्ट, जैसे यहाँ पर नीचे वाली जो रिएक्शन है इसमें हम एटॉमिक प्रेशर ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340, ये यहाँ पर है। नीचे जो हमारी वो हो रही है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की, उसमें लिखा है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो ये कैटलिस्ट कवर करते हैं जो रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं और एफिशिएंट बना देते हैं। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप सॉल्व करना। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस के टाइप। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो इसमें क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, पहले आप ये सीख लीजिए कि इसमें एक प्रोडक्ट होता है, एक रिएक्टेंट साइड पे एक एलिमेंट होता है और एक दूसरा एलिमेंट होता है अलग। जब इनका हम रिएक्शन कराते हैं तो A+B AB फॉर्म करता है। ये आप मतलब इसका ये समझ लिए कि आप इसको कैसे पहचानेंगे, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा आप इसको पहचानने के लिए, कि जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट है, एक इधर एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, तो ये दोनों मिलकर एक इधर प्रोड्यूस करेंगे कंपाउंड को। इसकी खासियत है कि ये एक ही कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है। तो अब हम चलते हैं इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले इसका मतलब कुछ इसमें ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं होता है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी रिएक्शन समझिए और आप सब समझ जाएंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है हमको, इस रिएक्शन को आइए समझते हैं। आपके लिए वर्क है कि आप इसको बैलेंस करेंगे। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये आना चाहिए कि हम क्विकलाइम किस चीज़ को बोलते हैं। तो क्विकलाइम आपके सामने लिखा है, इसी चीज़ को हम क्विकलाइम बोलते हैं, CaO। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम। और इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम इसका अदर नेम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो इधर लिखा है जो कि एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं स्लेक लाइम। इसके बाद अरे तो जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना आप समझ जाइए, आपकी ये रिएक्शन का टाइप ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि C+O
कार्बन और ऑक्सीजन का तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का तो वाटर। अब यहाँ पर देखो H2O लिक्विड की फॉर्म में है। यही चीज़ आपको आगे मतलब पढ़नी है कि कैसे इसकी फिजिकल स्टेट्स को लिखना है। इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि जैसे गैस गैस रिएक्ट करेगी तो लिक्विड बनता है, गैस गैस रिएक्ट करेगी तो गैस भी बनती है, सॉलिड गैस में सॉलिड बनता है, गैस बनती है। ये अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके। उसके बाद मेन रिएक्शन जो आपको यहाँ पर दे रखी है, आपके सामने लिखी है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब ये कौन सी फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, गैस नहीं है यहाँ पर। दोनों चीज़ एक्वस में, उसमें लिक्विड लिक्विड जो है वाटर वो लिक्विड में, और बाद बाकी सब एक्वस में ही है। ये है आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस। ये आपको चैप्टर 6 में पढ़नी पड़ेगी, जो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें जो भी कुछ खाते हैं उसके मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, फिर उसका मतलब जो भी जिससे एनर्जी रिलीज होती है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब रिएक्शन एक एंडोथर्मिक होती है, एक एक्सोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जिसमें मतलब जो हीट होती है वो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जिसमें हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं। अब आ गई है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको आप समझ लीजिए कॉम्बिनेशन का उल्टा, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड होता है जो ब्रेक होता है एक या एक से ज़्यादा उसमें एलिमेंट्स में या कंपाउंड में। ये बस इसमें समझने के लिए है और कुछ नहीं। मैं मतलब इस वीडियो के लिंक में आपको इस चैप्टर के प्रीमियम नोट्स दे दूँगा जो आपके काम आएंगे। अब इसमें आप ये देखिए, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप दे रखा है। मेरे समझ से एनसीईआरटी बुक से आप इनके रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ लेंगे, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट मतलब जब, हाँ एक बात और, जब भी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करें तो इसका जो कंपाउंड दे रखा है उसमें सबसे पहले आप, जैसे इधर ही FeSO4 दे रखा था तो उसके आगे उन्होंने 2 लगा लिया। ये अच्छा रहता है क्योंकि इससे बैलेंस करने में आपको आसानी हो जाती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इस रिएक्शन को चलिए बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्या है उसको पढ़ते हैं। इधर फेरस सल्फेट सॉलिड की फॉर्म में जब इसको हीट किया जाता है, एक इसका भी एक टेम्परेचर होता है, मतलब एक निर्धारित टेम्परेचर पे आप मतलब हीट करते हैं तो उस हिसाब से बनता है। अगर एक्सेस हीट कर देते हैं तो उसका भी कुछ अलग प्रोडक्ट बनता है जो हम आगे पढ़ेंगे भी, देखना। तो फेरस सल्फेट जब हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये हमको यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें नीचे एक दे रखी है जब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम लाइमस्टोन होता है, इसको हीट करते हैं तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और ये जब मतलब जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और जिसमें जैसे कि इधर नीचे आपको दे रखी है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो इसमें मतलब ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है। तो एक इधर नीचे दे रखी है तीसरी वाली, इसमें जब सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो उसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। देखो ये दे रखा है एग्जांपल AgCl का, AgBr का। AgBr जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, ये भी इसका एक पॉइंट है। ये चलते हैं अपनी अगली रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है तो वो एक दूसरे प्रोडक्ट को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जब ये रिएक्शन कर रहा है तो आयरन कॉपर को, जब ये क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है तो वो इसको डिस्प्लेस कर देता है, तो वो उसके साथ आ जाता है। तो FeSO4 एक साथ आ गया और CO हो गया। उसके बाद नीचे एक दे रखी है जिंक सल्फेट का, वो भी इसका ऐसे ही है। लीड और कॉपर क्लोराइड, उसका लीड क्लोराइड बन रहा है। ये भी ऐसी होती हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आयंस की शेयरिंग हो जाती है, मतलब एक दूसरे को दे देते हैं। जैसे कि इसमें एक नीचे दे रखा है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, इसमें क्या हो रहा है कि NaCl के साथ आ रहा है यहाँ पर, और जो और यहाँ पर जो Ba है वो आ रहा है बेरियम सल्फेट के साथ। इसमें क्या होता है, ये है जो बेरियम सल्फेट है ये PPT, वो भी वाइट कलर का। प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो इनसॉल्यूबल
प्रोडक्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, जैसे कि बेरियम सल्फेट है, ये हमेशा सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको इस एक्टिविटी में दिख रहा होगा, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम सल्फेट। जब इसको रिएक्शन करा रहे हैं तो नीचे यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो कि पीपीटी फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, हम चैप्टर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मीनवाइल ये आपको और पढ़ने को मिलेगा क्लास 11th में, बट यहाँ पर आपको कुछ बेसिक्स ही पढ़ने हैं। इसमें क्या होता है, मतलब जैसे कुछ बेसिक्स हैं कि अगर ऑक्सीजन इवॉल्व मतलब मिल रहा है तो वो होती है ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा है वो होती है रिडक्शन। अब इसका हम उल्टा कर दें कि हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। अब इसका मतलब ऐसा ही है। अब इसमें जैसे कॉपर और हाइड्रोजन दोनों को साथ में भी ले सकते हैं। अब 11th में आप पढ़ेंगे जब इनके हम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ इनको करेंगे, लेकिन अभी आपको उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मिला देते हैं वो होती है रिडॉक्सिएशन, जो 11th में पढ़नी है आपको। इधर देखना आप क्या हो रहा है, ये वाली रिएक्शन देखते हैं। इसमें क्या होता है कि सी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें H2 यहाँ पर सिंगल था, उधर H2O हो गया, तो इसमें ऑक्सीडेशन है। इधर कॉपर के साथ O था लेकिन कॉपर के साथ O रिड्यूस हो गया, तो ये रिडक्शन है। उसके बाद हम अपने आखिरी पड़ाव पे ही हैं। इसके बाद है कॉरोजन और रिडक्शन, डेंसिटी सॉरी, ये एक्सरसाइज है। चलो, कॉरोजन मतलब ये है, कॉरोजन क्या होता है, जैसे कोई मटेरियल होता है उसको हम जब छोड़ देते हैं तो उसमें मतलब प्रेजेंस में, अब इसमें कॉरोजन में बात की जाती है अक्सर आयरन की। जैसे कि आपने देखा होगा कि आयरन के ऊपर जो आयरन में रस्टिंग लग जाती है उसको हम कॉरोजन के पार्ट में रखते हैं, क्योंकि ये मेटल को ईटन अप करने लगते हैं, मतलब अटैक करने लगते हैं जैसे किसी मॉइस्चर से या किसी एसिड से, तो वो कोरोड हो जाता है, मतलब नष्ट होने लगता है, और इसी प्रोसेस को हम कॉरोजन बोलते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पेंट भी करते हैं और कोटिंग भी करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि सिल्वर की और ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ये कॉरोजन से मतलब बचने के लिए की जाती है। इसके क्या डैमेज होते हैं कि किसी भी मतलब मेटल को ईट अप करने लगता है, जैसे कार, ब्रिज, आयरन, सेप्सी, इनके ऑब्जेक्ट जो मेटल से बने होते हैं, स्पेशली जो आयरन से, उनको ये जल्दी ईटन अप करता है। इसको बचने के लिए हम आप लोगों ने पढ़ा होगा एलॉयज़, हम एलॉयज़ बनाते हैं जिससे हमारा मेटल बहुत अच्छा चलता है। इसके बाद है डेंसिटी का। जब हम अपने ऐसे फूड मटेरियल जिसमें फैट या ऑयल होता है उसको हम लंबे समय के लिए ऐसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो उसमें रैंसिड हो जाता है, मतलब रैंसिडिटी आने लगती है, जिससे उनका टेस्ट और स्मेल चेंज होने लगती है। इसको बचाने के लिए हम इसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं और नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, जो कि आपने चिप्स में अक्सर देखा होगा, जिससे इसको ये बचाता है। इसी के साथ अपने ये अपना 1 शॉट में पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और एक्सरसाइज का जो पोर्शन है वो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।